फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डेप्थ स्टडी। 12th पे हमारा चैप्टर चल रहा है आव्यू, जिसको हम इंग्लिश में मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसमें हमारी जो एक्सरसाइज है वो चल रही है 3.1 एक्सरसाइज चल रही है, और इसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं। आप चाहें तो इसे पिछली वाली वीडियोस देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने उसमें आव्यू वाले चैप्टर जब स्टार्ट किया उसमें बताया इसके प्रकारों को, यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताए हैं। उसके बाद मैंने 3.1 के जो 1 to 3 जो सवाल हैं उनको सॉल्व कराया है और अच्छे से डिटेल किया है कि किस तरीके से आप किस सवाल को किस तरीके से लगाएंगे। पूरी कोशिश करिए कि आपको समझाने की। अब बात करते हैं 3 के बाद के जो सवाल हैं, यानी 4 से जो है वो आज किस क्लास में हम लगाएंगे। तो सबसे पहले 3 तक तो लगा चुके थे, तो आज का सवाल नंबर पहला कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि यहाँ पर हमने लिख भी रखा है। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है। जो एनसीईआरटी बुक है मैथ्स की, वो सॉल्यूशन यहाँ पर कराया जा रहा है। ये बात आप याद रखें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक बार रीड कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक 2x2 आव्यू ए दे रखा है ए आई जे। जो आई जे है आपको इसको सफिक्स में लिखना किस तरीके से, जैसे कि आपने ए लिखा और नीचे इस छोटा सा आई और जे लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। अभी आपको बताएंगे ये क्या डिनोट कर, किस तरीके से इसको बोलेंगे। की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। और फिर उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन दे दिया गया है कि ए आई जे बराबर क्या है? आई प्लस जे का होल ऑफ स्क्वायर और अपॉन में 2। क्या दे रखा है? आई प्लस जे का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में 2। इस सवालों को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे? बहुत ज़्यादा ये आसान होते हैं, बट ये एग्जाम में नहीं आते हैं, फिर भी आपको पता होना चाहिए। जिसने हमारे वो पिछले क्लास देखे तो उसको आप याद होगा, हमने बताया था आपको रो और कॉलम के बारे में। क्या बताया था? रो और कॉलम के बारे में, यानी रो यानी पंक्ति और कॉलम माने स्तंभ, ठीक है। तो रो और कॉलम की जब हम गुणा करते हैं तो क्या निकल के आती है? हमारी आव्यू की कोटि निकल आती है, ठीक है। तो रो और कॉलम हम यहाँ पर अब क्यों बता रहे हैं? देखिए, पूरा जो चैप्टर है वो बेस्ड जो है केवल और केवल रो और कॉलम पर ही। आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट समझना होगा, रो और कॉलम क्या होता है। अगर आप अच्छे से डिटेल में जानना चाहते हैं तो पिछले वाली क्लासेस को अच्छे से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा रो कॉलम के बारे में। अब यहाँ पर आई और जे बता रहे थे ना, तो आई क्या है? यहाँ पर आई डिनोट कर रहा है यहाँ पर रो की, ठीक है। यानी जो रो है वो आई है, ठीक है। आप समझ ले एक तरीके से, जब आप सवाल नीचे ये वाला जो सवाल है वो जब आप लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या हम आपको बताना चाह रहे हैं। अब बात करें जे। जे क्या है? जे हमारा क्या है? कॉलम है। यानी कि आई की जगह पर आप जो है वो रो की नंबर्स को लिखेंगे, यानी रो की जो यहाँ पे जितने भी रो दे रखी होंगी तो उसकी वैल्यू आप आई की जगह पर रखेंगे, और जे की जगह पर आप क्या रखेंगे? कॉलम की संख्या को। जितने भी कॉलम किसी भी आव्यू में दे रखे होंगे तो उसकी जगह पर जे की जगह पर आप उन कॉलमों की संख्या लिखेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि देखिए क्वेश्चन में साफ साफ ये चीज लिखी हुई है, और यहाँ पर एक चीज और बता दें, ए क्या है? ए है हमारा अवयव। ए क्या है? अवयव। आप इसको एलिमेंट भी बोल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है 2x2। तो मैंने आपको बताया था 2x2 का मतलब क्या है? इसमें दो, जो पहली वाली चीज है वो क्या होती है? रो, और जो बाद वाली जो चीज लिखी है उसको कहते हैं कॉलम, ठीक है। तो कोटि तो ऐसे तो निकालते हैं, पहले आप रो लिखेंगे, यानी कि इस जो भी आव्यू है उसमें पंक्तियां कितनी है? 2 हैं, और जो स्तंभ है यानी कॉलम जो है वो कितने हैं? 2 हैं। यानी कि ये कौन सा आव्यू हो गया? 2x2। और आपको याद करने की ट्रिक भी बताई थी, RC। R यानी कि रो और C यानी कि कॉलम, ठीक है। तो 2x2 का आव्यू है, तो आपको ये आव्यू मान लेना है कि 2x2 का आव्यू किस तरीके से होगा। जो भी आपने क्या, जैसे कि आव्यू को हमेशा इस तरीके से बड़े ब्रैकेट में बनाते हैं, ये आप बात याद रखें। तो 2x2 का किस तरीके से बनेगा? 2 यहाँ पर रो होंगे, यानी एक नंबर यहाँ लिखा होगा, एक यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। और एक यहाँ पर अवयव होगा, एक यहाँ पर अवयव होगा। तो ये तो हो गई हमारी रो, ये हो जाएगी रो 1 और ये हो जाएगी रो 2। अभी हम मान भी लेंगे कुछ को, जो भी एलिमेंट मानना होगा। अब बात करें इस वाली लाइन की, जो खड़ी वाली खंबे से बताया था, स्तंभ को खंबा बोलते हैं यानी पिलर, तो आप याद रख सकते हैं जो खड़ी वाली लाइन होती है जो वर्टिकल, वो क्या होती है? कॉलम। ये हो जाएगा कॉलम 1 और ये हो जाएगा कॉलम 2। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा इजी सवाल है। यहाँ पर सबसे पहले हम 2x2 का आव्यू बना लेंगे, और उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे? आई और जे की जगह पर जो है वो नंबर्स रखते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा जो हमारा जो सवाल है वो लग जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया, मान लिया है कि 2x2 का आव्यू क्या हो जाएगा? ए बराबर मैंने मान लिया है ए, स्मॉल ए लिखना है आपको, स्मॉल ए 1 1, फिर 1 2, फिर 2 1, फिर 2 2। अब ये क्या है भाई? ये भी आपको समझना पड़ेगा।
यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इस तरीके से, ये देखिए ये लिखा है यहाँ पर A11, A12, A21 और A22। ये देखिए ये आप किस तरीके से समझेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, ये भी बेस्ड है कोटि पर, यानी आपको कोटि पता ही होनी चाहिए क्या होता है, किस तरीके से आप इसको निकालते हैं, ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है बता देते हैं, जैसे कि A11 लिखा है, A11 का मतलब क्या है, हमने आपको क्या बताया, जो पहली नंबर लिखा होगा वो क्या होगा, रो होगी, रो की संख्या, यानी जो पंक्तियों की संख्या है वो पहली डिजिट होगी। उसके जो दूसरी डिजिट लिखी होगी किसी भी एलिमेंट में वो क्या होगी, कॉलमों की संख्या होगी। यानी कि इसका मतलब ये है, ये कौन सा अवयव है, ये पहली पंक्ति का पहले स्तंभ का अवयव है। ठीक है, ये देखिए पहली पंक्ति हो गई और ये पहला स्तंभ का पहला अवयव हो गया, तो इसलिए A11 लिख दिया है। फिर क्या है, A12 लिखा है, 1 का मतलब क्या है, ये पहली पंक्ति हो गई और स्तंभ कौन सा है, ये दूसरा, तो भाई ये दूसरा ही कॉलम तो है, तभी तो 2 लिखा है। फिर बात करते हैं A21 की, A21 में क्या है, 2 क्या है, दूसरी रो। ठीक है, तो पहले याद रखना है R जो है वो पहला वाला जो है रो को डिनोट करता है। ठीक है, तो 2 क्या हो जाएगा हमारी, ये दूसरी रो है तो 2 लिख दिया, और कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम है, तो क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। उसके बाद है A22, तो A22 का मतलब क्या है, 2 क्या है यहाँ पर, रो है, तो देखिए रो कौन सी हमारी है, ये 2, तो दूसरी वाली तो कम पंक्ति है, लेकिन स्तंभ कौन सा है, ये दूसरा स्तंभ है, यानी दूसरा कॉलम है, इसलिए 2 लिखा है। तो आई होप आपको ये 1 1 1 2 2 1 2 2 तो समझ में आ गया होगा। अगर बाई चांस कभी आ जाता है आपका 3x3 का व्यू बनाइए, तो भी बहुत ज़्यादा आसान है। किस तरीके से आप बनाएंगे, आपको सबसे पहले पहली पंक्ति लेनी है, पहली पंक्ति के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 होगा, ठीक है, यहाँ पर भी 1 होगा और यहाँ पर भी 1 होगा, ये क्या हो गया, पंक्ति हो गई। उसके बाद ये यहाँ पे इस तरीके से खड़े कॉलम होते हैं ना हमारे, तो ये हो जाता है कॉलम 1, ये हो जाता है कॉलम 2 और ये हो जाता है कॉलम 3। तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये दूसरा कॉलम है, तो दूसरा कॉलम के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, ये तीसरा कॉलम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। उसके बाद दूसरी रो लिखेंगे, तो दूसरी रो के लिए 2 2 लिख लिया। अब यहाँ पर वही चीज़ है, पहला कॉलम है तो 1 लिख दिया, दूसरा कॉलम है तो 2 लिख दिया, तीसरा कॉलम है तो 3 लिख दिया। उसी तरीके से यहाँ पर अब तीसरी रो लिखेंगे तो 3 A3 और A3 लिख दिया। अब क्या यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, पहला कॉलम है तो 1, दूसरा कॉलम है तो 2 और तीसरा कॉलम है तो 3। तो इस तरीके से पूरा ये 3x3 का आव्यूह बन जाएगा। ठीक है, तो पूरा आप रीड कर सकते हैं A11 A12, ठीक है, इस तरीके से पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में था AIJ, यही तो लिखा है, तो आई हमने आपको बताया, आई की जगह पर आप क्या लिखेंगे, रो की संख्या को लिखेंगे, यानी जितनी भी रो होंगी। उसके बाद जे की जगह पर आप क्या लिखेंगे, जे की जगह पर आप कॉलमों की संख्या लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर आव्यूह मान लिया, आव्यूह मानने के बाद सबसे पहले आपको A11 जो आपने आव्यूह क्या माना है भाई, आपने आव्यूह यही तो माना है, A11 A12 फिर A21 और फिर A22, यही तो माना है। अब क्या करना होगा आपको, सवाल में इन सब की वैल्यू आपको निकालनी होगी एक एक करके, और बाद में इसी में हम रख देंगे और वही हमारा क्या निकल आएगा, आव्यूह बन जाएगा बस। क्योंकि ये तो चीज़ हमने मानी है ना, और मानी हुई चीज़ को मैं बाद में प्रूव भी तो करना होता है कि ये चीज़ मानी है, ये सही है भी कि नहीं मानी है। ठीक है, तो इसलिए सबसे अब क्या करेंगे, हम इन सब की वैल्यू एक एक करके निकालेंगे और फिर उसके बाद जो वैल्यूज हमारी आएंगी और उन्हीं वैल्यू को मीन्स जो इस आव्यूह में हम रख देंगे। तो सबसे पहले हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, A11 की वैल्यू निकालेंगे। A11 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो I है उसकी जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, क्योंकि पहले वाला क्या है 1, तो 1 रख देंगे। फिर दूसरा वाला डिजिट क्या है 1, तो J की जगह पर भी हम क्या रख देंगे 1। कहाँ पर रखेंगे, तो वो क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, AIJ बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कि जहाँ जहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, I बराबर 1 J बराबर 1, तो आपको क्या करना है, I जहाँ वो ये क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन में I की जगह 1 रख दिया, देखिए, और J की जगह पर भी 1 रख दिया, बस कुछ नहीं, बस इसको सिंप्लीफाई कर दिया है पूरा। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और स्क्वायर चल रहा था तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और नीचे डिवाइडेशन में हमारा 2 चल रहा है तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, अब हमारी A11 की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, A12 की वैल्यू निकालेंगे। किस तरीके से, 1 क्या है हमारा, यानी I की जगह पर आपको क्या रखना है, 1 रखना है, और 2 किसकी जगह पर रखना है, 2 को हमको रखना है J की जगह पर। तो देखिए अगले स्टेप में मैंने लिख लिया है I बराबर 1 J बराबर 2। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर भी सेम वही किया, I की जगह पर 1 रख दिया है
ये लिखा है ना 1, और यहाँ पर देखिए जे की जगह पर 2 रख दिया, बस इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो 9/2 यहाँ पर आ गया है। और फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, A21 की वैल्यू निकालेंगे तो I की जगह पर 2 रखेंगे और J की जगह पर 1 रखेंगे। तो देखिए इस तरीके से I की जगह पर 2 और J की जगह पर रखेंगे 1, तो इस तरीके से हमारा निकल आएगा A21 की वैल्यू भी। A21 की कितनी आएगी 9/2। उसके बाद क्या करेंगे, A22 की वैल्यू निकालेंगे, ये वाली ना 22 की वैल्यू। तो 22 यानी कि पहला I की जगह पर भी 2 और J की जगह पर भी 2 रखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में जहाँ पर I की जगह पर भी 2 रख दिया और J की जगह पर भी 2 रख दिया, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 8 आ जाएगा। यानी कि जो चारों मान थे A11, A12, A21 और A22, चारों के मान हमको मिल गए हैं जो हमने आव्यूह में माने थे। अब क्या करेंगे, ये चारों जो मान है वो उठा कर किस में रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। यानी कि जो A11 की जगह क्या आया, 2 आया तो 2 रख देंगे। A12 की जगह पर हमारा कितना है 9/2, तो 9/2 रख देंगे। A21 की वैल्यू कितनी आई है 9/2, तो यहाँ पर भी 9/2 रख देंगे। फिर उसके बाद A22 की वैल्यू हमारी आई 8, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 8 रख देंगे। देखिए यहाँ पर जो वैल्यूज थी वो हमने रख दिया है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि 2x2 का अवयव आपको बनाकर दिखाना है, तो हमने बनाकर दिखा दिया। उसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने लगा दिया है, AIJ इज इक्वल्स टू दे रखा है I/J। बहुत ज़्यादा इजी है, इसलिए यहाँ पर सॉल्यूशन मैंने खुद कर रखा है, बस आपको समझाने की देरी है। और आई होप आपको समझ में भी अच्छे से आ भी रहा होगा। इसमें भी वही करेंगे, क्वेश्चन में जो हमने माना था 2x2 का अवयव वही है, बस क्या करना है, यहाँ पर अब आपको बटे में दे दिया गया, पहले पूरी यहाँ पर दे रखा था, पहले इस तरीके से दे रखा था ना, I+J का होल स्क्वायर अपॉन में 2 ये दे रखा था। बट यहाँ पर अब क्या है, ये अपॉन में दे दिया गया है I/J। बस कुछ नहीं करना है, पहले आपको 1 यहाँ पर रखना है, यहाँ पर भी 1 रखना है, उसके बाद ऊपर 1 रखना है, नीचे 2 रखना है, उसके बाद ऊपर 2 रखना है, नीचे 1 रखना है, उसके बाद दोनों में 2 2 रखना है। तो देखिए यहाँ पर सेम वही किया है, सेम वही अवयव है, क्योंकि अवयव दे रखा था 2x2। तो देखिए 2 पंक्ति है 2 स्तंभ, यानी 2x2 का ये अवयव है। पहले क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। A11 की जगह क्या करेंगे, I की जगह 1, J की जगह 1, तो देखिए हमारा 1 आ गया। इसी तरीके से मैंने सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। ये देखिए A12 की वैल्यू भी आ गई है हमारी, कितनी 1/2। उसके बाद A21 की कितनी आएगी हमारी 2, और A22 की कितनी आएगी 1। तो आई हो आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि हमने किस तरीके से निकाली है। जो भी यहाँ पे ऑर्डर दे रखा है, आपको एक लाइन बता देते, जो भी आपको ये ऑर्डर दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको मान रखने हैं। पहली चीज आपको 1 दे रखी है तो I की जगह 1 रख दीजिए, 2 दे रखी है तो 2 रख लीजिए, 3 दे रखी है तो 3 लिख लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी जो डिजिट है वो आपको जितनी भी नंबर दे रखा हो, 1 दे रखा हो, 2 दे रखा हो, 3 दे रखा हो, तो वो आप रखेंगे J की जगह पर, ठीक है। तो J की जगह पर वो आप रखेंगे और जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें वैल्यू रख के आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज निकल गई हैं हमारी, तो क्या किया, यहाँ पर जो वैल्यूज थी उनके मान यहाँ पर रख दिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 ये दे रखा है, इसमें भी वही सेम करेंगे। आव्यूह हमने यहाँ पर देखिए बना लिया है, और इस आव्यूह में क्या करेंगे, ये भी सेम क्वेश्चन वही है। I/J के यहाँ पर पहले इन सबके मान रख देंगे, मान निकाल लेंगे। I की जगह पर 1, J की जगह पर 1, इस तरीके से पूरे मान निकाल लेंगे। A11 का मान आया है 9/2। इसके आगे भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए सेम वही चीज की है, सभी यहाँ पर वैल्यूज निकालनी है। यहाँ पर A12 की, ये 21 की और ये 22 की सब वैल्यू निकालनी है, और जाके हमने पुट कर दिया जो मैंने मान रखा था अवयव्स में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया ज्यादा, बस अवयव मान के जो भी अवयव दे रखा है 2x2 का, 3x3 का, बस जो भी दे रखा है वो मान लेना है और वैल्यू निकाल कर पुट कर देना, बस यही क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सेम थोड़ा ऐसे ही क्वेश्चन है, इसमें भी सेम वही चीज है, इसमें लेकिन अवयव दे रखा है 3x4 का। अब ये 3x4 का मतलब क्या है ये भी आपको समझा दें। 3x4 का मतलब देखिए बता देते हैं। 3x4, 3 का मतलब क्या, पहले आपको हमने चीज बताई थी RC, यानी कि पहला जो नंबर होगा वो किसकी संख्या होगी, रो की, यानी कि जो भी अवयव है उसमें पंक्तियां कितनी होंगी, 3 पंक्तियां होंगी, जैसे कि A11, A12, A13, ठीक है। फिर इसके आगे भी होगा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर A14 हो जाएगा। इसी तरीके से A21, A22, A23, A24 हो जाएगा, फिर A31, A32,
A33 A34 ये हो जाएगा। अब इस तरीके से क्यों लिखा, क्योंकि पंक्तियां कितनी है, रो कितनी है, 3 है। देखो 1 2 3, तो 3 रो है, 1 2 और ये 3, ठीक है, 3 रो हो गई। और ये 4 क्या है, 4 हमारे है कॉलम है, क्या है कॉलम। तो देखिए 1 2 3 4, तो ये 4 कॉलम हो गए। तो ये हम बना लेंगे, ये मान लेंगे कोई एक आव्यूह A बराबर मान लेंगे 3x3 का। उसके बाद जो क्वेश्चन आगे दे रखा है उसमें वही काम करना है, I और J की वैल्यू को पुट करना है, और बाकी जो है वो हम सेम वही जो फॉलो करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर जिस तरीके से 4 किया था उसी तरीके से। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, पहला 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर AIJ इज इक्वल्स टू 1/2, और ये लगा है मॉड। ये क्या लगा है, मॉड बोलते हैं इसको, इस तरीके से मॉड लगा है। ये इसका मतलब क्या होता है, जो भी हमारे डिजिट आई लास्ट में जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसीलिए मॉड लगा होता है शुद्धता के लिए, ठीक है। तो 3x4 का आव्यूह है, तो इस तरीके से देखिए आव्यूह ये बना लिया है। अब क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू निकालेंगे। आपको एक एक करके सभी की वैल्यू निकालनी है, और मान किस में रखने हैं, इसमें क्वेश्चन में। पहली वैल्यू कैसे आप निकालेंगे, A11 है, यानी I की जगह पर 1, J की जगह पर 1। दूसरी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, I की जगह पर 1 और J की जगह पर 2। इसी तरीके से सारी वैल्यूज आप निकालेंगे। अगर आपको दिखाएं तो आप इसको नोट डाउन अच्छे से करते रहिए, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए सभी के वैल्यू निकाल दिए, पहले A11 की निकाली है, तो यहाँ पर आपको इतना तो सिंप्लीफाई किया गया है। फिर ये देखिए मॉड में यहाँ पर -2 आएगा, और मॉड में जब भी संख्या निकलती है वो हमेशा पॉजिटिव ही निकलती, तो यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये प्लस का रखा है, इसलिए आप ये बात याद रखें, मॉड से बाहर जब भी कोई भी डिजिट निकलती है, जब भी कोई भी नंबर निकलता है, वो हमेशा कैसे निकलता है, पॉजिटिव निकलता है। कैसे निकलता है, पॉजिटिव निकलता है, बात ये आप ये याद रखें। फिर उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर 1 2 की भी वैल्यू निकाल के रखी है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको आगे भी दिखा देते हैं। तो ये देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सभी की वैल्यू अच्छे से फाइंड आउट कर दी गई है। ये देखिए 1 3 की, 1 4 की, उसके बाद 1 2 1 की। आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए, फिर आप अगर आप चाहते तो अपने आप ही आप इसको सॉल्व करिए। फिलहाल यहाँ पर तो हमने सॉल्व कर दिया है, आप चाहे तो अपने आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर A22 की भी निकाल रखी है। A22 के बाद यहाँ पर देखिए A23 A24 सभी की यहाँ पर अच्छे से वैल्यू निकाल दी है। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा, सब कुछ अच्छे से दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे की जो वैल्यू है उनको भी फाइंड आउट ये देखिए किया गया है। A31 की भी निकाल ली है, 4 निकली है। उसके बाद A32 की निकाली गई है 7/2। इसी तरीके से देखिए आगे भी निकाली गई है, अभी आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर A33 A34 यानी कुल मिलाकर जितनी भी यहाँ पर आव्यूह में जितने भी एलिमेंट्स थे उन सभी की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब क्या करना है, इसमें जाके मैंने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया है, जो निकाली थी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसका एक थर्ड पार्ट और है इसी क्वेश्चन का, ये भी देखिए लगा दिया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है 5 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्वेश्चन दे रखा है, आव्यूह वही था 3x4, बस यहाँ पर क्या करना है, I और J इस तरीके से दे रखा है 2I - J, तो सभी की वैल्यूज यहाँ पर अलग हो जाएंगी। वही सेम करना है, I की जगह पर पहले 1, J की जगह पर 1, क्यों, क्योंकि ये क्या है, A11 है इसलिए। इसी तरीके से सारी वैल्यूज को आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया गया है। आप यहाँ पर क्या करें, या तो आप आपको क्या करना है, या तो आप खुद अपने आप से सिंप्लीफाई इसको करिए, और या तो आप चाहें तो अगर आपको खुद करना है तो खुद कर लीजिए। फिलहाल तो यहाँ पर पूरा सॉल्व है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए सभी वैल्यूज को अच्छे से फाइंड आउट कर दिया गया है। उसके बाद देखिए आगे भी आपको दिखा देते हैं। आगे देखिए, ये देखिए सारी वैल्यूज यहाँ पर निकाली गई हैं, और आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। यहाँ पर आप चाहे तो नोट भी नोट करते चलिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद ये देखिए A33 A34 सारी वैल्यूज़ निकालने के बाद ये देखिए लास्ट में जो है वो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो भी वैल्यूज़ निकाली हैं उनको यहाँ पर लाकर पुट कर दिया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इजी है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी नहीं हैं, ठीक है। बस ये क्या है, आपको समझाने के लिए था कि कोटि और कोटि आप किस तरीके से निकालेंगे, इसलिए केवल इन सवालों को आपकी एक्सरसाइज में दिया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भाई इस टाइप के तो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको आने चाहिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट है, ये दे रखा है यहाँ पर हमको, ये दे रखा है कि ये दे रखे 2 आव्यूह यहाँ पर दे रखे हैं। पहला तो दे रखा है 4 3 x और 5,
और दे रखा है वाई जेड 15 और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स वाई और जेड की। बहुत आसान होता है। हमने आपको एक टाइप पढ़ाया था समान अवयव का। समान अवयव क्या थे? जिनके दोनों अवयव दोनों अवयव जो होते हैं जिनमें कोटियां जिनकी समान होती हैं वही समान अवयव कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोटि कितनी है, ये भी 2 और ये यानी 1 और 2 2 रो है और 2 ही कॉलम है, यानी ये भी 2 क्रॉस 2 का है और ये भी 2 क्रॉस 2 का है। इसका मतलब क्या है? दोनों अवयव जो है समान है, दोनों अवयव जो है उनकी कोटियां कैसी है? समान है। तो ये कौन से अवयव कहलाएंगे? समान अवयव। तो इसलिए हमने यहाँ पर लाइन लिख दी कि यदि दोनों अवयव समान है, इसलिए क्या हो जाएगा, जो भी यहाँ पर दे रखा है ये आप याद रखें। अगर हम इसमें बताएं कि क्या क्या हो जाए, ये 4 क्या है? A11 है। ये 3 क्या है? A12 है। x क्या है? A21 है। और 5 क्या है? यहाँ पर A22 है। ये तो समझ में आ गया होगा। पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम और दूसरी पंक्ति यहाँ पर क्या दे रखा? दूसरा कॉलम। ठीक है, इसकी बात हो गई। ऐसे यहाँ पर भी होगा A11 A12 उसके बाद A21 और ये A22। अब क्या करना है, जो जिसके सामने हो वही उसके मान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये समान अवयव हैं। अब देखिए A21 x है और A21 इधर वाले में क्या है? 1 है, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर देखिए अब आपको y निकालना है। y कहाँ पर है? A11 है, तो A11 इसके सामने होगा ना, तो a इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। अब z क्या है? A12 पर है, तो A12 की पोजीशन पर क्या है हमारा? 3 है, तो z की वैल्यू 3 हो जाएगी। x y z के मान पूछ रहे थे, यही इसके आंसर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला ये दे रखा है 6 का सेकंड नंबर। वो क्या था? 6 का फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, ये है सेकंड पार्ट। इसमें क्या दे रखा है? सेम वही दे रखा है। ये भी 2 क्रॉस 2 का अवयव है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। वैल्यू इसमें वही फाइंड आउट करनी है एक्स वाई और जेड की। अब क्या है, इसके सामने क्या दे रखा है? ये वैल्यू हो गई, यानी एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। ठीक है, ऐसे 5 प्लस जेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आपको याद रखना है कि कौन सा जो जिसके सामने हो वही आप लिखेंगे। ये नहीं है आपने x प्लस वाई की जगह 2 रख दिया है। ये A11 की वैल्यू यहाँ ये है, तो A11 ये है, ये आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, आप याद रखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। जो जिसकी वैल्यू उसी के सामने लिखेंगे आप। ऐसे यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पर इक्वेशन बना ली है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकलनी थी। यहाँ पर x प्लस वाई है, वाई 5 प्लस जेड स्क्वायर जो भी मैंने आपको बताया उसके हमने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख लिया है। जैसे कि फिर से एक बार बता देते हैं, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, फिर से बता देते हैं। ये क्या है? A11 है, ये भी हमारा क्या है? A11 है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6। तो देखिए लिख दिया 6, पहली समीकरण बना ली। उसके बाद 5 प्लस जेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो देखिए इसको बना लिया समीकरण 2। उसके बाद एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 8 हो जाएगा। तो इसको बना लिया समीकरण 3 बना लिया है। अब क्या करेंगे? ऐसा कुछ करेंगे कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाए। पहली बात, जेड की तो वैल्यू यहाँ से निकली जाएगी, क्योंकि 5 को आप उधर भेजेंगे तो z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ 5 है, 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। और 5 में से 5 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे नहीं, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0। z की वैल्यू तो पता चल गई। अब x और y की और चाहिए, तो आप क्या करेंगे? समीकरण 1 से यहाँ से आप मान निकाल लेंगे, x का निकाल लीजिए या y का निकाल लीजिए और उसको पुट कर दीजिए जाके 3 में। समीकरण तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा भैया, आप 12th क्लास में है तो इतना तो आपको आई होप आता ही होगा समीकरणों को किस तरीके से हम सॉल्व करके एक्स वाई जेड के मान हम निकालते हैं। तो यहाँ पर सिंपली वही किया गया है। यहाँ पर क्या किया है? समीकरण 1 से मैंने y का मान निकाल लिया। कैसे निकाला है? x को उधर पहुंचा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 6 माइनस एक्स हो गया। अब क्या किया? अब इस मान को उठा के हमने समीकरण 3 में रख दिया। ये देखिए x जैसा था उसको वैसे रहने दिया। y की जगह पे मान क्या आप रखेंगे? 6 माइनस एक्स। ठीक है, और बाकी का जैसा था वैसे ही नोट कर दिया। उसके बाद देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 की x से करेंगे तो 6x, x की x से करेंगे तो x स्क्वायर, बाकी जैसा था वैसे ही रहने दिया। अब क्या किया? इनको हमने सबको उधर पहुंचा दिया, तो बराबर में तो 0 ही हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। ये देखिए माइनस का है, और माइनस का एक्स स्क्वायर जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। बस अब इसको क्या किया है? इसको फैक्टर इसके कर दिए गए हैं। अब आपको ऐसा कुछ सोचना, जैसे कभी भी इस तरीके से कोई भी हमारा आ जाता है, ये क्या करते हैं? इनको हम गुणनखंड इसके कर देते हैं। गुणनखंड का मतलब है फैक्टर इसके कर देते हैं। फैक्टर किस तरीके से करेंगे? नहीं आता है तो कोई बात नहीं, समझा देते हैं। यहाँ पर क्या करना है? आपको ऐसा कोई टेबल लेना है जिसमें गुणा करने पर 8 आए। ठीक है, याद रखना है आपको। जो भी यहाँ पर हमें डिजिट दे रखी है, ऐसा आपको सोचना है कि ऐसा टेबल जिसमें गुणा करने पे 8 आए और जोड़ने पर, ये सिंबल हम देखते हैं यहाँ वाला, जोड़ने पर कितना आए?
6 आए। ठीक है, याद रखिए आप, गुणा करने पर 8 आए और माइनस और जोड़ने पर कितना आए, 6 आए। तो बहुत आसान है, 4 इंटू 2 यानी 4 दूनी कितना होता है, 8, यानी गुणा करने पे 8 तो आ गया। और 4 में अगर 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, यानी ये टेबल हम ले लेते हैं तो हमारा इसका फैक्टर हो जाएगा। तो देखिए 6 की जगह पर मैंने क्या लिख दिया है, 4 + 2, और बाकी जैसा था वैसे ही रहने दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर इन सब, यहाँ पर माइनस लगेगा, आप इसको ठीक कर लें। ठीक है, ये सब माइनस है यहाँ पर। तो क्या किया आप, कुछ नहीं, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस इन दोनों के पास पहुंच जाएगा, ये भी -4 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और ये x की भी साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर क्या किया है, दोनों में हमने क्या किया, कॉमन ले लिया है। x² और -4x में दोनों क्या है, x कॉमन मिल रहा है तो x ले लिया, अंदर बचेगा x - 4। यहाँ से हमने -2 कॉमन लिया है तो अंदर बचेगा x - 4। कैसे, 2 4 8 होता है इसलिए। अब ये दोनों कॉमन है तो ये इसको एक बार लिख लिया, ये बचा है तो इसको एक बार लिख लिया। इज इक्वल्स टू हमारा से क्या चल रहा है, 0, यानी एक बार इसके संग हम 0 लेंगे और एक बार इसके संग 0 लेंगे, तो इससे हमको x की 2 वैल्यू मिल जाएंगी, एक मिल जाएगी 4 और एक मिल जाएगी 2। अब क्या करेंगे, दोनों जो वैल्यू है उनको आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। ठीक है, तो किसी भी, क्या आपको y की वैल्यू चाहिए तो y वाली आप समीकरण में रख दीजिए। तो हमने सिंपली यहाँ पर समीकरण 1 में रख दिया है पहले समीकरण 4 को, तो आ गया है y का मान 2, और जब आप 2 रखेंगे तो आपका y का मान आ जाएगा 4 आ जाएगा। दिखा दें आपको, ये देखिए y का मान कितना आ गया है, 4 आ गया। जब 4 रखा है तो 2 आ गया, तो 2 रखा है तो 4 आ गया, और z की वैल्यू तो हमने निकाल ही दी थी, 0 आ गई थी। तो ये देखिए सारी वैल्यूज को हमने निकाल लिया है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसका 6 का जो है वो थर्ड पार्ट भी है। उसके बाद इस क्लास को बंद कर देंगे, यानी यहाँ पर आज का क्लास समाप्त हो जाएगा। इस क्लास में इतना ही रखेंगे। ये वाला एक सवाल और है, ये भी बता देते हैं। उसके बाद अगले नेक्स्ट क्लास में आपको 7 से सवाल आपको करवा देंगे, क्योंकि ये आज की क्लास भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। कोई बात नहीं, समझा देते हैं। सभी सवाल जो आज के क्लास में बताया, आई होप आपको तो समझ में आ ही गए होंगे, काफ़ी ज़्यादा इजी थे। इसमें भी देखिए ये क्या दे रखा है, पूरा एक कॉलम दे रखा है। ये नहीं, आप यहाँ पर अलग अलग मत समझिएगा, ये पूरा क्या है, एक कॉलम है। और बात करें रो की, तो रो इसमें क्या है, 1 2 3, 3 रो है, एक कॉलम है। ऐसे यहाँ पर भी 3 रो है और एक कॉलम है, यानी कि इसकी भी कोटि कैसी है, समान है, यानी जो जितना इधर है उतना ही हमारा इधर है। इसमें भी आपको x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये सवाल इंपॉर्टेंट भी है, इसी टाइप के आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आ जाएंगे 1-2 नंबर में पूछ लिया जाएगा इस टाइप के सवाल। इसमें भी क्या लिख दिया, यहाँ पर देखिए कोटियाँ समान है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबको बराबर कर देंगे। x + y z किसके बराबर हो जाएगा, 9 के। x + z = क्या हो जाएगा, 5। y + z = क्या हो जाएगा, 7। ये तो सब बराबर में लिखा है, तो यही हमने लिख दिया है। समीकरण 1 2 3 हमने यहाँ पर बना ली है। बस अब कुछ नहीं करना है, समीकरणों को सॉल्व करके हमको x y z के मान निकाल लेने हैं। यहाँ पर देखिए दे रखा है x + z = कितना दे रखा है, 5, और यहाँ पर भी देखिए x + z दे रखा है, यानी आप x + z की जगह क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, समीकरण 2 से x + z का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया है। तो देखिए 5, और y जैसा था उसको वैसे ही रहने दिया, बराबर में 9 जैसा है उसको भी वैसे रहने दिया। फिर से बता दें, x + z का मान कितना दे रखा है, 5, तो x + z की जगह केवल 5 रखा है, बाकी जैसा समीकरण 1 में था उसको वैसा ही रहने दिया। यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी, 5 को उधर भेज देंगे, माइनस में पहुंच जाएगा, और 9 - 5 कितना हो जाएगा, 4। ये आ गई y की वैल्यू। अब y की वैल्यू को आपको किसी समीकरण में पुट कर देना है, तो हमने समीकरण 3 में रख दिया। 3 में रखेंगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। इसको उधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। उसके बाद x और y दोनों की वैल्यू आ गई है, बस z की वैल्यू आपको और चाहिए। तो क्या किया हमने यहाँ पर, x और y दोनों की वैल्यू जो है वो हमने समीकरण 1 में रख दी, और ये देखिए यहाँ पर z का मान भी आ गया है 3। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस समीकरणों को सॉल्व किया है। इस तरीके से देखिए x, y और z के मान सभी मिल गए हैं। हमने आज बताया है कि आप किस तरीके से वैल्यू को पुट करेंगे आव्यूह को मानकर, और फिर उसके बाद आज के क्लास में आपने जाना है x y z की आप वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन पढ़कर बताते हैं। लिखा हुआ है कि समीकरण यहाँ पर दे रखी है, ये एक दे रखा है, आप समीकरण का या आप आव्यूह कह सकते हैं, ये एक आव्यूह दे रखा है। यहाँ पर है a - b, ये है 2a + c, फिर ये है 2a - b, और फिर उसके बाद है 3c + d, और इज इक्वल्स टू
क्या दे रखा है, एक अगला अवयव दे रखा है -1, 5, 0 और 13 हो तो आपको ABCD के मान ज्ञात करने हैं। अगर आपने एक बात बताई थी कि जो जब अवयव समान होते हैं, क्या, जिनकी कोटियां समान होती है। अब कोटियां कैसे समान होती हैं, जैसे कि अगर हम इस अवयव की बात करें तो यहाँ पर ये क्या है, ये क्या कहेंगे, हम इसको A11 कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, इसको हम A11 कहेंगे। और फिर उसके बाद अगर इसकी बात करें 2A + C तो इसको क्या कहेंगे, A12 करेंगे, 12 कहेंगे। अब आपको आई होप तो इतना समझ में आ ही गया होगा A11 क्या है, A12 क्या है। फिर भी हम आपको एक बार फिर से बता देंगे जिससे आपको याद आ जाए, ठीक है। तो इसमें 2A - B क्या है, इसको हम कहेंगे A21, ठीक है। और फिर 3C + D क्या है, ये है हमारा A22। जैसा हमने इस अवयव में बताया सेम एडिटिज इसमें भी होगा। कैसे, ये क्या हो जाएगा हमारा A11, ये हो जाएगा A12, 0 क्या है हमारा A21 और 13 क्या हो जाएगा A22। अब आपको एक बार फिर से रिपीट करवा देते हैं, याद दिला देते हैं कि किस तरीके से इसको हम पढ़ेंगे। क्या है ये A11 A12, तो देखिए हमने आपको कोटि के बारे में बताया था। कोटि क्या होती है, कोटि हमारी होती है किस तरीके से, कोटि हम निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी भी अवयव की जो रो होती है यानी कि पंक्ति और कॉलम, इसकी आपस में गुणा करते हैं और हमारी कोटि निकल आती है। और हमने आपको एक ट्रिक की बताई थी, RC, R फॉर रो और C फॉर कॉलम, ठीक है। तो आप कोई भी आपका अवयव होगा तो उसमें पहली चीज आप क्या लिखेंगे, रो लिखेंगे, यानी जितनी भी रो है यानी जितनी भी पंक्तियां हैं उसकी संख्या लिखेंगे और बाद में गुणे में उसकी संख्या लिखेंगे कॉलमों की यानी स्तंभों की। कैसे पहचानेंगे, रो हमेशा लेटी हुई होती है और कॉलम का मतलब स्तंभ, यानी कि हमने आपको ट्रिक बताई थी खंबा, यानी खंबा कैसे था, पिलर खड़ा हुआ होता है, तो जो भी खड़ी वाली लाइंस होती हैं वो क्या होंगी, कॉलम यानी कि स्तंभ होंगे। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि कोटि आप किस तरीके से निकालेंगे। अब माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए A11 क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो पहला आपको बताया पहली बार क्या लिखा जाएगा, पहली वो संख्या होगी जो पंक्तियों की होगी और दूसरी वो संख्या होगी जो कॉलमों की होगी। तो यानी जो A11 है, 1 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति का जो पहला स्तंभ है, ठीक है। एक का मतलब क्या है, जो पंक्ति की बात करी जा रही है और दूसरा एक जो लिखा है इसका मतलब है ये स्तंभों की बात करी जा रही है। तो पहली पंक्ति का पहला स्तंभ जो है वो ये A1 अवयव होगा। उसके बाद 1 2 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, उसके बाद 2 1 का दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, उसके बाद दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। इसका मतलब क्या है, देखिए ये पहला पहला लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये पहली पंक्ति होगी और इसका पहला स्तंभ का यानी ये वाला अवयव क्या हो जाएगा, A11। तो आई होप इसी तरीके से पूरा होगा, यानी जो अवयव इस तरीके से बताया है हमने आपको वही सेम मेथड आप यहाँ पर भी लगाएंगे, ठीक है। तो मतलब कोई भी अवयव हो उसमें इसी तरीके से हम मान लेते हैं कि A11 है, A12 है। अगर इसी के आगे एक और यहाँ पर होता है एलिमेंट तो उसको हम A13 मान लेते, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में अब आ गया होगा। अब यहाँ पर आपको बताया था कोटि, जब दोनों कोटियां समान हो तभी तो हम उनके अवयव की तुलना करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 और 2, 2 रो है और 1 और 2, 2 ही यहाँ पर स्तंभ है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2 × 2 का ये अवयव है। उसी प्रकार से अगर इस अवयव की बात करेंगे तो देखिए 1 और 2 कितनी रो है, 2 रो है, ठीक है। और कॉलम कितने हैं, 1 और 2, तो यानी ये भी कितने का अवयव है, ये भी 2 × 2 का ही अवयव। दोनों की अवयव की कोटियां समान है। जब कोटियां समान होती है तो हम क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, दोनों अवयव समान है इसलिए तुलना कर दिया। अब तुलना कैसे करते हैं, A11 के सामने क्या लिखा है, माइनस का, सॉरी यहाँ पर A11 कितना दे रखा है इस अवयव में, A - B, और इधर A11 कितना दे रखा है, -1, यानी ये इसके जस्ट आप सामने लिख लेंगे। तो देखिए क्या लिख लिया है, A - B = -1। इसको आप बना लेंगे समीकरण 2। अब क्या है, ये 2A + C के जस्ट सामने कौन सा है, 5, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये देखिए इसको बना लिए समीकरण 2। इसी प्रकार से ये वाला किसके बराबर होगा, 0 के, तो देखिए इस 0 के बराबर कर दिया है, समीकरण 3 हो गई है। और उसके बाद ये वाला किसके बराबर होगा, ये 13 के बराबर होगा, तो ये इसको समीकरण 4 बना लिए। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला काम नहीं है। क्या किया, जो जिसके सामने था उसी को हमने क्या बना ली, समीकरणें बना ली। 4 समीकरणें बन गई हैं। अब कुछ नहीं करना है, इन समीकरणों को सॉल्व करना है और वहां से हमको ABCD के मान मिल जाएंगे। बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले
ये देखिए यहाँ पर समीकरण क्या, सबसे पहले हमने क्या किया, समीकरण 3 जो है ये क्या लिखा है, ई क्यू, और ऊपर जो एन लिखा है इसका मतलब इक्वेशन। आप चाहे तो इसको हिंदी में समीकरण भी लिख सकते हैं, इक्वेशन आप बोले चाहे समीकरण बोले, बात एक ही है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटा दिया। आप चाहे पूरी लाइन भी लिख सकते हैं कि समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटाने से क्या फायदा होगा, तो ये देखिए ये क्या है 2a और ये क्या है a, तो जब 2a में से a जाएगा तो कितना बचेगा, एक a बचेगा, और ये माइनस का भी है, ये भी माइनस के भी है, और जब भी माइनस समीकरण में करते हैं तो हमारे सिंबल्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से सबसे पहले क्या किया, 2a माइनस, ये समीकरण 3 हो गई, ये समीकरण 1 हो गई, इससे ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो ये किसका हो गया, प्लस का, ये माइनस का है तो ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का। ऐसा क्यों किया, पता होगा आपको, जब भी हम समीकरण में माइनस करते हैं, क्या करते हैं, माइनस करते हैं तो सबके नीचे के वाले जो चिन्ह होते हैं वो अपोजिट उसके हो जाता है। अपोजिट का मतलब जो होते हैं उसके दूसरे, जैसे कि प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो 2a में से a घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, a, प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है 1, यानी a का मान हमको मिल गया है, कितना, 1 मिल गया है। अब a का मान तो मिल गया है, अब और बाकी के b c d के मान भी निकाल लेंगे। किस तरीके से, a का मान हमने उठा के समीकरण 1 में रख दिया, यहाँ से क्या होगा, हमको b का मान मिल जाएगा। कैसे, ये देखिए यहाँ पर हमने a का मान रख दिया, अब क्या करेंगे, b को उधर पहुंचा देंगे। तो देखिए b इधर माइनस का था तो उधर क्या, तो किसका हो गया, प्लस का, और माइनस का 1 इधर आ जाएगा, माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। ये देखिए b का मान भी हमारा कितना आ गया है, b का मान आ गया है 2। ठीक है, अब a और b का मान मिल गया। अब क्या करेंगे, a का मान जो हमने निकाला था उसको हम समीकरण 2 में भी रख देंगे। 2 में रखने से क्या होगा, c का मान भी मिल जाएगा। तो c का मान यहाँ पर देखिए समीकरण 3 आ चुका है। फिर उसके बाद क्या किया, यह अब c का मान मिल गया, अब केवल और केवल d का मान हमें बचा है, तो उसको हमने क्या किया, समीकरण 4 में रख दिया, और यहाँ से हमको d का मान भी मिल गया है। तो लास्ट में आपने क्वेश्चन में पूछा गया था ABCD के मान बताइए, तो क्या किया, यहाँ पर ABCD का मान पूछा गया था तो हमने लास्ट में लिख दिया है कि a का मान 1, 2, b का मान 2, c का 3 और d का 4। ये चारों मान निकल गए हैं, यही इसका क्वेश्चन को पूछा जा रहा था और यही हमने आंसर निकाल लिया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यहाँ पर दे रखा है a बराबर ए आई जे। आई जे तो हम आपको बता ही चुके थे, आई का मतलब जो पहली पंक्ति दे रखी है उससे है, और जे का मतलब क्या है, यहाँ पर स्तंभ से, यानी जो पंक्ति और स्तंभ की बात करी गई है। ये इस आव्यूह की कोटि क्या दे रखी है, m क्रॉस n। m क्रॉस n जो भी हम आपको बता चुके हैं, जो भी कोटि होगी उसका नंबर यहाँ पर दे रखा है। कह रहा है कि ये जो आव्यूह है वो कैसा, एक वर्ग आव्यूह है, तो आपको बता रहा है। इसमें कई सारे ऑप्शन दे रखे होंगे, जैसे कि m, इस तरीके से ऑप्शन दे रखे होंगे, m इज इक्वल्स टू n, या क्या दे रखा होगा, काफी सारे ऑप्शन दे रखे होंगे। तो वो आपको, आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक है तो आप उसमें देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको केवल डायरेक्ट आंसर बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में जैसे पूछा गया है कि एक वर्ग आव्यूह है, तो आपको बताना है कि क्या इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो m क्रॉस n का मतलब क्या है, m क्रॉस n का मतलब क्या है, इसका मतलब भाई ये है, जब भी वर्ग आव्यूह की बात करी जाती है तो क्या होता है, वर्ग का मतलब क्या होता है भाई, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर कभी किस तरीके से लगाते हैं, कोई भी, जैसे 2 लिखा है और इसके ऊपर जो हमने 2 लिखा है, इसी का मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब भी वर्ग आव्यूह की बात होगी तो जो दोनों डिजिट होंगी वो कैसी होंगी, एक जैसी होंगी। अगर 2 क्रॉस 2 है तो भी ये वर्ग आव्यूह है, 3 क्रॉस 3 है तब भी ये वर्ग आव्यूह है, 4 क्रॉस 4 है तब भी ये वर्ग आव्यूह है। कहने का मतलब ये है, जो भी पंक्तियों और जो भी स्तंभों की संख्या होगी वो कैसी होगी, इक्वल होगी। इक्वल का मतलब बराबर। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में m क्रॉस n दे रखा है, या m क्रॉस n का मतलब जो संख्या m की होगी वही संख्या कितनी होगी, n की भी होगी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, m बराबर होना चाहिए n के, यानी जो भी हमारा m की संख्या होगी वही कितनी होगी, n की भी संख्या होगी। तो आप इसका करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा m क्रॉस n। आई होप आपको समझ में भी आ गया हो कि क्यों इसका यही आंसर करेक्ट है। क्यों है, क्योंकि वर्ग आव्यूह की बात करी गई थी, और वर्ग आव्यूह में जो दोनों डिजिट होती हैं, जो दोनों संख्याएं होती है पंक्तियों और स्तंभों की, वो कैसी होती है, समान, यानी जितनी पंक्तियां होती हैं जिस आव्यूह में उतने ही स्तंभ भी होने चाहिए।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। ये तो आव्यूह आपको दे दिए गए और क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि x और y के ऐसे कौन से मान होंगे जिनके लिए जो दोनों आव्यूह हैं वो कैसे समान है। समान होने का मतलब है जिनकी कोटियां समान होती है, ठीक है। तो बताने हैं x और y के ऐसे कौन से मान हो सकते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पर ऑप्शन भी कई सारे दे रखे हैं। पहले बात दे रखा है यहाँ पर x का मान दे रखा है -1/3 और y का दे रखा है 7। दूसरा दे रखा है ज्ञात करना संभव नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर इनमें से कोई भी मान नहीं होंगे तो उसमें टिक कर देंगे हम, ज्ञात करना संभव नहीं है। यानी कि अगर कोई भी मान इसमें से नहीं होगा तो आप इसमें टिक कर देंगे, और अगर आपका कोई भी मान इसमें से होगा तो आप क्या करेंगे, उस ऑप्शन पर टिक कर देंगे। और आपको एक बात बता दें, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आते हैं, तो आपको समझ लेने अच्छे से, ठीक है। उसका ये ABCD इस तरीके से ये चारों ऑप्शन दे रखे। अब हम इन सवालों को सॉल्व कैसे करेंगे, किस तरीके से हम चेक करेंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली कोई भी एक समीकरण लेके इसको सॉल्व कर लेना है। ये जरूरी नहीं है, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो आप दोनों जब आव्यूह समान होते हैं तो आप कैसे चेक करते हैं। ये वाला देखिए इसके बराबर हो जाएगा 0 के, 5 किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। इस तरीके से y+1 किसके बराबर होगा, 8 के। ऐसे 2 - 3x किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। तो आपको जैसे हम सारी समीकरणें सॉल्व करते थे तो उस तरीके से आपको 4 समीकरणें लेके नहीं सॉल्व करना है। क्या करना है बताते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई 2 समीकरणें सॉल्व कर लेनी है। कैसे, जैसे कि एक हमने ये वाली ले ली 3x + 7 = 0, और दूसरी ले लेंगे 5 = y-2। 2 ले लेंगे, 2 इसलिए ली है। आपको ऐसी 2 समीकरणें लेनी है जिसमें एक में x हो जाए और एक में y हो। इसमें देखिए एक x वाली ले ली जिससे हमें x का मान पता चल जाएगा, एक हमने ये देखिए y वाली ले ली तो यहाँ से हमको y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दिया है, यहाँ पर सॉल्विंग में आप लिख सकते हैं, ये देखिए लिखा है कि मान लिया आव्यूह कैसे है, बराबर है। तो बराबर है तो यहाँ पर देखिए क्या किया है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3x + 7 = 0। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 7/3। और जो दूसरी समीकरण थी y-2 = 5 जो हमने बराबर ली थी, तो इसका मान कितना आ जाएगा, y का 7 आ जाएगा। तो अब देखिए ये मान किसी ऑब्जेक्टिव में है कि नहीं है। x का मान 7/3 देखिए यहाँ पर किसी में नहीं है, और y का मान 7 है, बस इसका x का है नहीं, -1/3 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमने x के मान निकाले हैं ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसलिए हम इस पे टिक कर देंगे, कौन सा ऑप्शन, ये वाला, ज्ञात करना संभव नहीं है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन यही आया, बट आपको ये ऑप्शन जो है चेंज कर दिए गए। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका x और y के मान मिले हैं वो अगर आपके ऑप्शन में है तो आप टिक कर देंगे, वरना आप ज्ञात करना संभव नहीं है, इस पर टिक कर देंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन तो देखिए बहुत बार एग्जाम में आया है, और तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप इस पे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है। इसमें क्या है क्वेश्चन में कि 3x3 कोटि का एक ऐसा आव्यूह है, आव्यूह की कुल संख्या ज्ञात करनी है आपको जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। आपको 3x3 का एक आव्यूह कोटि का बताना है कि इसमें कितनी संख्याएं होंगी जिसकी प्रविष्टि कितनी हो, 0 या 1 हो। ऑप्शन दे दिए गए हैं 27, 18, 81 और 512। तो सिंपली इसका बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर रट लेते हैं। तो आपको भी क्या करना है, 512 तो इसका आंसर सही है। अब ये 512 जो है वो आया कैसे है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो 3x3 है, तो 3x3 का मतलब क्या है, 3x3 है, यहाँ पर बताते हैं आपको। 3x3 का मतलब क्या है, 3x3 का जो आव्यूह है उसमें क्या होगा, 2 तरीकों से संख्याओं को भरा जा सकता होगा, ठीक है। या तो वहां पर 3 पंक्ति होंगी, 3 रो होंगी, यहाँ पर तो साफ साफ लिखा है, सॉरी यहाँ पर 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। तो इसका मतलब क्या है, 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी इसमें कुल 9 अवयव होंगे। जैसे कि कोई भी यहाँ पर हमने आव्यूह लिख दिया A11, A12, A13, ऐसे A21, A22, A23, फिर लिख दिया A31, A32, उसके बाद लिख दिया A33। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिलाकर कितने अवयव है, 9 अवयव है, इसलिए हमने यहाँ पर 9 लिखा है। आप चाहे तो 3 × 3 तब भी 9 आएगा। तो इन अवयवों को क्या है, 2 तरीकों से लिखा जा सकता है। 2 तरीके कौन से हो सकते हैं,
जैसे कि एक रो वाला हो जाएगा, एक कॉलम वाला हो जाएगा, फिर एक कॉलम वाला हो जाएगा, एक रो वाला हो जाएगा। यानी कोई भी डिजिट है, आप चाहे उसको रो कॉलम में लिखिए या कॉलम रो में लिखिए, बात एक ही है। तो उसमें क्या हो जाएगा, तो दो तरीकों से लिखा जा सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिख दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, इस तरीके से 9 बार इसको लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी 9 पावर दे रखी है। और जब आप इसको सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 512 आएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में अब आ गया होगा कि इसका आंसर जो है 512 कैसे हो गया है। फिर हमने यहाँ पर जैसे लिख भी रखा है कि 3x3, अगर आप चाहें तो सॉल्यूशन डाल के लिख भी सकते हैं कि 3x3 कोटि के अवयव में 9 अवयव होते हैं और प्रत्येक अवयव को 2 तरीकों से हम चुन भी सकते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2 की पावर 9 512। और ये कौन सा सिद्धांत है, गुणज सिद्धांत के द्वारा ये काम किया गया है। ये थ्योरी कहाँ की है, गुणज सिद्धांत की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल आज की क्लास में इतने रखेंगे। और आज जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी, एक्सरसाइज 3.1, वो भी हमारी पूरी फिनिश हो गई है। इसके अगला क्लास जो है पार्ट 5, उसमें हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, कोई भी डाउट है तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपसे फिर मिलते हैं कि एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।